नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद मितेश सर में। देखिए दोस्तों, जितने भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें सारे में जितने भी जो सिलेबस आते हैं उसमें ज़्यादातर जो मौर्य काल है उसमें ज़रूर आता है। ठीक है, तो उसमें जो इतिहास है, इतिहास में जो मौर्य काल है उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मौर्य काल में कला, विज्ञान और जो साहित्य का विकास कैसे होता है वो पढ़ेंगे। देखिए ये जो नोट्स है किस में से बनाए, कैसे बनाए, ये इस चीज़ को जैसे दोस्तों दिमाग से निकाल दीजिए। लेकिन जो नोट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कारगर हैं। ठीक है, किस में से लिए, किस में से बनाए, ये निकाल दीजिए। ठीक है, अगर मैं मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं अगर वो मैं रख दूँ तो भी ठीक है, समझ में आ जाएंगे। राइटिंग थोड़ी इधर उधर की होगी और मैं बना भी दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही है कि आपको बिल्कुल शॉर्टकट आपको एक व्यू दिया जाए, रिव्यू, ताकि आपके अच्छे से समझ में आए। उसके बाद फिर मैं अपना जो नोट्स है वो मैं आपको बताऊँ। ठीक है, वो आपको फिर मैं बताऊँ। ठीक है, तो पहले आपको एक छोटा सा जो रिव्यू है इन कालों के, इन जैसे मौर्य काल है, गुप्त काल है, मुगल काल, इनके बारे में। उसके बाद में फिर मैं अपन जो नोट्स है वो अच्छे से आपको बता दूँ, उसके फिर उसकी वीडियो बनाऊँ। ठीक है, कोई भी जैसे ये काल है तो उनके समझ में जब भी आएगा जब हम उसका थोड़ा सा एक रिव्यू देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक जैसे होता है कि जैसे कोई किताब होती है तो उसको वैसे ही उठाते हैं और पढ़ते हैं और रख देते हैं, तो उसमें कुछ मेहनत नज़र आती कि नहीं आती वो तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन जो भी पढ़ता है ना, उसका जो दिमाग चलता है और उसका जो दिमाग जो कुछ भी लिखता करता है वो उसके हाथ के द्वारा चलता है। ठीक है, तो अभी जैसे आप कुछ भी पढ़ते करते हो तो एक हाथ में पेंसिल ज़रूर रखो। आप कुछ भी किताबें पढ़ते हो तो हाथ में पेंसिल ज़रूर रखो। क्यों? क्योंकि आप जो कुछ भी आप पढ़ोगे उसमें जैसे आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा, तो जो आपका दिमाग है वो पढ़ने के तरीके से मैच हो जाएगा और आपके बिल्कुल एक आइडिया बताने लगेगा आपको कि आपको पढ़ना कैसे है। और ये चीज़ पॉइंट में है तो आप का जो दिमाग जो बताएगा वो कौन लिखेगा, वो लिखेगा आपका हाथ। तो आपके हाथ में क्या होनी चाहिए? पेंसिल होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे जो मतलब आप कुछ लोग जो पढ़ते हैं और वो बस पढ़ते जाते हैं तो उनके दिमाग में कुछ बैठता कि नहीं बैठता वो जाने, वो कुछ की अलग कंडीशन होती है। लेकिन जैसे आप किसी भी टीचर को देख लीजिए, वो कुछ भी पढ़ाएगा, कुछ भी पढ़ाएगा या खुद भी पढ़ेगा ना, तो उसके हाथ में पेंसिल जरूर रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको जो दिख रही है इसमें ये मेहनत लगी है। जैसे ये पेंसिल लेंस, इसका मतलब है पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, और पहले से पढ़ा हुआ है तो मतलब ख़राब तो है नहीं। ठीक है, मतलब इसमें से मेहनत की हुई है और तैयारी की हुई है। तो दोस्तों पेंसिल का जो ये लिखा हुआ है ये कभी ख़राब नहीं है, गलत नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मौर्य काल। और आप पेंसिल ज़रूर रखिए। देखिए ये जो आप पेंसिल रखेंगे और आपका दिमाग ज़रूर बताएगा और आप उस पेंसिल से ज़रूर करोगे। ठीक है, अब जैसे बोलते हैं पेंसिल सिर्फ अंडरलाइन करने के लिए, सिर्फ अंडरलाइन करने के लिए नहीं, बाकी सारी चीज़ों को अंडरलाइन करते हुए पढ़ते रहने के लिए है। ठीक है, देखिए आइए मौर्य काल करते हैं। देखिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो मौर्य काल है उसमें ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि मौर्य जो काल है उसमें जो सामान्य जानकारी वो दे रखी है इसमें बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। देखिए आइए, देखिए दोस्तों, एक जैसे मौर्य वंश है तो इसका जो संस्थापक है वो कौन है? वो चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। 323 इसमें गलत दे रखा है, वैसे इसमें है 322 ईसा पूर्व। ठीक है, 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व। ठीक है, 322 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व। ये कोई किताब है उसमें थोड़ा बहुत गलत दे रखा है, लेकिन उसमें जो भी डाउट होगा, जो भी क्लियर होगा हम उसमें बता देंगे। ठीक है, क्योंकि कोरम किताब पे नहीं चलते, सिर्फ एक किताब पे नहीं चलते, जो हमारे जो नोट्स है उस पर हम चलते हैं। ठीक है, नोट्स पढ़ रखे हैं उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी एक दो हल्का फुल्का दिक्कत आती है, जैसे आप किताबें पढ़ते हैं, ऑथेंटिक किताबें पढ़ते हैं उसमें भी हल्का फुल्का कुछ ना कुछ तो दिक्कत आती है प्रिंटिंग में। ठीक है, उसमें लिखा हुआ रहता है पहले पेज पर ही। ठीक है, आइए देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसकी जो उपाधि है, कौन सी उपाधि उसकी? भारत का मुक्तिदाता यानी लिबरेटर ऑफ इंडिया, भारत का मुक्तिदाता। ठीक है, एक है एंड्रोकोट्स और ये सेंट्रोकोट्स, जितनी भी है सेंट्रो, तो ये सारी है, ये किन्होंने दिए, ये उपाधि किन्होंने दिए? ये बाहर के जो विद्वान हैं, कवि है, ठीक है, लेखक है, यूनानी लेखक है, उस समय के जो यूनानी लेखक थे उन्होंने ये चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। अभी जैसे उनको बोलेंगे कि
उन्होंने चंद्रगुप्त नहीं लिखा अपनी किताब में, उन्होंने सेंड्रोकोट्स लिखा चंद्रगुप्त को, ठीक है। अब जैसे हम अब उन्होंने लिखा है कि सेंड्रोकोट्स ने पूरे भारत पर अपना मतलब साम्राज्य स्थापित कर लिया, तो हम समझेंगे कि सेंड्रोकोट्स कौन है। लेकिन जब वही चीज़ हम आगे देखें कि उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ सेंड्रोकोट्स इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को इसमें बता रखा है, ठीक। तो वो कौन कौन से लेखक हैं, वो लेखक है दोस्तों, देखिए इस सेंड्रोकोट्स कौन कौन लिखा है अपनी किताब में, देखो स्ट्रेबो है, ये सब यूनानी दार्शनिक है, यूनानी विद्वान है। स्ट्रेबो, एरियन है, जस्टिन है, इस नाम से ये चंद्रगुप्त मौर्य को बुलाते हैं। इसके अलावा जो एंड्रोकोट्स है, ये एंड्रोकोट्स देखिए, ये एंड्रोकोट्स से कौन बुलाता है, ये एपियन है, प्लूटार्क बुलाता है, प्लूटार्क को ध्यान में रखिएगा। और ये सेंड्रोकोट्स से फिलार्कस के अनुसार इस सेंड्रोकोट्स से कहा जाता है। अब आगे देखिए, सन 1793 में सर विलियम जोन्स ने उपरोक्त जो नामों के का जो मतलब है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया, ठीक है। इसमें कोई खास बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नोट्स बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पढ़िए, शानदार है। देखिए इसमें मेहनत की भी, देखिए मेहनत की भी लग रही है आपको पेंसिल की, ठीक है, तो मेहनत इसमें की हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, वो कौटिल्य था। कौटिल्य जो है कुटिल वंश से था, तो उसका कौटिल्य वंश था उसका कुटिल। और चाणक्य नाम किस वंश से, चाणक्य गांव में हुआ था इसलिए चाणक्य। और उसके विष्णुगुप्त उसके पिता का नाम था, तो कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त तीनों नाम से कौटिल्य के थे, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य उसकी राजधानी कौन सी थी, उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, यानी जो अभी का जो पटना है उसको प्राचीन काल में पाटलिपुत्र बोलते थे। और जो उस समय की जो भाषा थी वो थी पाली, ठीक है। शिक्षा का केंद्र, देखिए शिक्षा का केंद्र कौन सा था मौर्य काल में, मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र था तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला अभी के समय में तक्षशिला कहाँ पर है, ये जैसे भारत है, ठीक है, ये भारत है, तो भारत में जैसे ये पाकिस्तान है, ये भारत से अलग हुआ तो पाकिस्तान में तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला पाकिस्तान में है, ठीक है। एक दोस्तों सेल्यूकस ने जो मेगास्थनीज है, सेल्यूकस ने अपना राजदूत बना के भेजा था मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और अपनी पुत्री जो हेलेना है उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर दिया। तो ये पहला जो अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाता है ये, ठीक है। और इसकी बात करें तो उसका जो शासन तंत्र भारत का जो सबसे पहले साम्राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है, ठीक है, उसके आधारित पर था। और अभी जो नई अभी जो नई संसद बनी है भारत की, ये इस तरीके से त्रिभुजाकार में, तो उसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय का जो भारत का जो नक्शा है, ठीक है, उसका साम्राज्य वो बता रखा है। अशोक के समय, मौर्य काल ही बोल लीजिए, तो अशोक के सम्राट अशोक के काल के समय में जो भारत का है उसमें जैसे पाकिस्तान में शामिल है, तो उसमें वो साम्राज्य व्यवस्था उसमें बता रखे हैं, उसका नक्शा बना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जैन मुनि थे, जो भद्रबाहु थे, उनसे दीक्षा ली। और श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है उसमें 297 इसमें गलत लिखा है, 298 ईसा पूर्व में उपवास धारा, एक होती संथारा और एक होती संलेखना, ठीक है, एक होती है देखिए संथारा और एक होती है संलेखना। तो ये संथारा पद्धति के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया, ठीक, संथारा क्या देगा, संलेखना, संथारा और संलेखना, तो इसमें संथारा आएगी, सॉरी संथारा, संलेखना आएगी। देखिए संलेखना और संथारा में क्या फ़र्क है, देखिए दोस्तों ये जैन धर्म है, ठीक है, जैन धर्म में दो संप्रदाय है, इसकी जैसे दो शाखा है, एक तो श्वेतांबर है और एक दिगंबर है, ठीक है। जैसे इसमें जो प्राण त्याग, जैसे जो जैन मुनि है, जैन संत है, तो उनके जो प्राण त्यागने की जो स्थिति है वो क्या है, जैसे कह सकते हैं प्राण त्यागते हैं अपनी उपासना पद्धति के द्वारा, जैसे भूखे प्यासे रह करके अपने प्राण त्यागते हैं जो जैन मुनि होते हैं। तो जो श्वेतांबर है संप्रदाय, श्वेतांबर शाखा है, तो उसमें प्राण जैसे जो त्यागते हैं तो उसको बोलते हैं संलेखना पद्धति, ठीक है। और जैसे जो दिगंबर संप्रदाय है उसमें जो प्राण त्यागते हैं उसको बोलते हैं संथारा पद्धति, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य तो उसने जैन धर्म स्वीकार किया था, तो उसमें जो श्वेतांबर है संप्रदाय वो स्वीकार किया था, तो उसमें जो संलेखना पद्धति है उसके द्वारा उसने प्राण त्यागा था। अभी की जैसे बात करें तो हमारे जो भारत के जो राष्ट्रीय क्रांतिकारी जैन संत दिगंबर मुनि हैं, जो मोक्ष इन्होंने प्राप्त किया, मुनि तरुण सागर जी महाराज। तो तरुण सागर जी तो दिगंबर संप्रदाय से थे, तो उन्होंने जो प्राण त्यागे वो किस पद्धति से, वो संथार पद्धति से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जान सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमने जान लिया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य उसने संलेखना पद्धति के द्वारा अपने जो प्राण त्यागे थे। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रधानमंत्री चाणक्य शुरुआत में जो चाणक्य बने थे, ठीक है, बाद में खल्लटक बना था प्रधानमंत्री। और बिंदुसार के समय सीरिया के जो शासक थे, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम और सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा,
सब अपने अपने राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य को भेजते थे। जो बिंदुसार जो सीरिया के शासक थे, जैसे दोस्तों अफ्रीका है, ठीक है, और ये मिस्र है, तो ये सीरिया है, तो ये यहाँ पे, तो यहाँ से, ठीक है, ये सीरिया है, ठीक है, ये सीरिया है, देखिए अब आगे। तो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक दूत भेजा। देखिए एंटियोकस डायमेकस, तो ये कस, ठीक है, तो इससे नाम याद रखिए, एंटियोकस डायमेकस नामक राजदूत भेजा। एक दोस्तों देखिए बिंदुसार ने जो एंटियोकस के जो राजदूत भेजा था, उससे एंटियोकस से 3 वस्तुएं मांगी थी, ठीक है। कौन कौन सी वस्तुएं मांगी थी? तो एक तो मांगी थी अंगूरी मदिरा, और एक अंजीर, और एक दार्शनिक, ठीक है। तो जो डायमेकस ने जाकर के वहाँ पे, डायमेकस राजदूत ने जाकर के वहाँ पे बहुत अपना जो वर्णन किया, उल्लेख किया, ठीक है, अपने राज्य का। तो बिंदुसार ने बोला कि अच्छा, तो वहाँ की जो अंगूरी मदिरा है वो ज़्यादा फेमस है, तो ऐसे करो तुम ना अंगूरी मदिरा ले आओ और अंजीर ले आओ, देखो वहाँ की अंजीर कैसी वो खा के देखो, और एक दार्शनिक वहाँ के जो प्रसिद्ध है, वो 3 चीज़ें ले आओ। तो क्या मिस्र के, तो उन्होंने क्या किया, जो अंगूर, ठीक है, उन्होंने क्या किया, सीरिया के शासक ने अंगूरी मदिरा थी वो भिजवा दी, अंजीर था वो भिजवा दिया, लेकिन जो दार्शनिक था वो नहीं भिजवाया, ठीक है, इसका ध्यान में रखना है सभी। उसके बाद है फिर मिस्र के शासक टोलमी तृतीय, टोलमी फिलाडेल्फस ने डायनिसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। इसने भी ये नकल करी, फिलाडेल्फस ने डायनोसिस, ठीक है, फिलाडेल्फस डायनोसिस मिलता जुलता नाम है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नामक राजदूत तो बिंदुसार के दरबार में भेजा, ठीक है। आगे दिव्यदान कौन से ग्रंथ का लिखा हुआ है? ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, ठीक है, बौद्ध साहित्य है, ठीक है, दिव्यदान। अब दिव्यदान किसके बारे में लिखेगा? ये सम्राट अशोक के बारे में लिखेगा, और जैन, ठीक है, ये बाकी जो मौर्य काल है उसके बारे में ही लिखेगा, ठीक है। आगे देखिए, दिव्यदान के अनुसार उसके आजीवक संप्रदाय के पिंगल वत्स से बिंदुसार के मधुर संबंध थे, ठीक है। जो बिंदुसार था वो कौन सा संप्रदाय का था? वो आजीवक संप्रदाय का था, ठीक है। वो चंद्रगुप्त मौर्य था, वो जैन धर्म से संबंधित था, और जो बिंदुसार है वो आजीवक संप्रदाय से संबंधित था, और जो सम्राट अशोक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित था, ठीक है। शॉर्टकट में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय की, 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय की, परंतु नरसंहार संहार को देखकर अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। यानी जो अशोक का जो राज्यकाल है, तो उसका जो राज्यकाल है वो कैसे हुआ, कब हुआ? 272 ईसा पूर्व में इसका राज्यकाल हुआ, और विधिवत तरीके से 269 ईसा पूर्व में इसका राज्यकाल हुआ, ठीक है, शासन के 8वें वर्ष में। यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय उसने कर ली, और जनसंहार को देकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक है, और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो मौर्य काल का जो पार्ट है वो पहला पार्ट है जो यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है, और जो अगला जो पार्ट आएगा पार्ट 2, ठीक है, उसमें मौर्य काल को समाप्त कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ये कौन से कहाँ तक पेज हो गई है? ये पहला पेज ही हुआ है अभी, ठीक है। आगे जो भी है वो पार्ट में जल्दी से जल्दी इसको समाप्त कर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।